कोमल और राज के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर शायद सपना को अपनी बहू कोमल कुछ खास पसंद नहीं थी। और वो ऐसा इसलिए था क्योंकि राज ने अपनी मर्जी से कोमल से शादी की थी। ऐसे ही एक दिन आ गई कलमुही कहीं की बाहर से घूमकर। मेरे बेटे ने तुझे छूट क्या दे रखी है? तू तो खुद को शहजादी समझने लग गई है। अरे भूल गई क्या कि इस घर में तेरी एक सास भी रहती है? नहीं माँ जी, मुझे सब याद है और इसीलिए मैं आपकी दवाई लेने के लिए बाहर गए थे, न कि घूमने के लिए। आपको भले ही अपनी सेहत का ख्याल ना हो, पर मुझे आपकी और आपकी सेहत का बहुत ख्याल है। बहू, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तेरी इन मीठी मीठी बातों में आ जाऊंगी। तू मुझे अपनी इन मीठी बातों से बिल्कुल भी नहीं फंसा सकती। सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा ही फंस सकता है, मैं नहीं। इस तरह से सपना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है, पर कोमल भी हार नहीं मानती। और सपना के जाने के बाद कोमल खुद से कहती है, माँ जी, आपको मुझसे जितनी नफरत करनी कर लीजिए, पर मेरा भी आपसे एक वादा है। मैं आपकी इस नफरत को प्यार में बदल कर रहूंगी। इस तरह से कोमल संकल्प ले लेती है कि वो एक न एक दिन अपने सास के दिल में अपने लिए जगह बनाकर रहेगी। और इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं, पर अब तक कोमल अपनी सास के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाती। माँ जी, आपका करेले का जूस आप भूल गई। आपको डॉक्टर ने सुबह शाम करेले का जूस पीने को कहा है। बहू, मुझे अच्छे से याद है कि डॉक्टर ने मुझे क्या कहा, पर राज भूल गया है कि मैंने उससे क्या कहा। इतना बोलकर सपना वहाँ से गुस्से में चली जाती है, पर कोमल को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर सपना ने राज को ऐसा क्या कहा है जो राज ने अब तक पूरा नहीं किया, और जिस बात के लिए सपना राज से नाराज है। अब रात को जैसे ही राज घर में आता है तो कोमल राज से इस बारे में बात करती है। राज, माँ जी ने आपको कोई काम दिया है क्या करने के लिए जो आपने अभी तक नहीं किया? ऐसी कौन सी बात है राज जी जो आपने अभी तक माँ की बात नहीं मानी? ये तुम क्या कह रही हो कोमल? मैं कुछ समझा नहीं। माँ ने तो आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा। राज जी, माँ जी ने आज मुझे खुद कहा है कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार आपसे कुछ मांगा और आपने अभी तक उन्हें वो लाकर नहीं दिया। इसीलिए माँ जी आपसे बहुत नाराज है। देखिए राज जी, माँ जी मुझे अपना नहीं मानती, इसीलिए वो मुझसे नाराज रहती है। मैं जानता हूँ कोमल, और मैं ये भी चाहता हूँ कि माँ तुम्हें जल्द से जल्द अपना ले। राज जी, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, मैं एक दिन माँ जी का दिल जरूर जीत लूंगी। पर राज, माँ जी आपसे बहुत प्यार करती हैं। आपका कर्तव्य बनता है उनकी बातों को मानने का। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस नए साल आप माँ जी को वो तोहफा दें जो वो मांग रही हैं। इसके साथ साथ मुझे भी वो तोहफा मिल जाएगा कि माँ जी खुश है। और वैसे भी जिस घर में खुशी नहीं होगी उस घर में मैं कैसे खुश रहूंगी? इतना बोलकर कोमल राज के गले लग जाती है। समय यूं ही बीतता जाता है और देखते ही देखते नया साल आ जाता है। शादी के बाद ये उसका पहला न्यू ईयर था, इसलिए कोमल राज को एक सरप्राइज देना चाहती थी। इसलिए वो पूरा घर डेकोरेट कर लेती है। शाम को जैसे ही घर की डोरबेल बजती है, कोमल भागकर घर का दरवाजा खोलती है। और दरवाजा खोलते ही जब वो राज को किसी दूसरी लड़की के साथ देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह राज से कहती है, राज, आप शादी के जोड़े में और वो भी किसी और लड़की के साथ, आखिर ये लड़की कौन है और आप शादी के जोड़े में क्या कर रहे हैं? अरे ये तो सुमन है। राज बेटा, क्या सच में तूने सुमन से शादी कर ली? अब तेरी बचपन की दोस्त मेरे घर की बहू है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं माँ, आप कोई सपना नहीं देख रही हैं। मैं नए साल पर अपनी कोमल के लिए उसकी नई सौतन लेकर आया हूँ। कोमल, तुमने ही कहा था ना, माँ जो मुझसे मांग रही है मैं उन्हें दे दूँ। देखो, मैं तुम्हारी सौतन ले आया। माँ यही चाहती थी कि मैं अपनी बचपन की दोस्त सुमन से शादी कर लूँ। अब जैसे ही कोमल को पूरा सच पता चलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ना चाहकर भी अपनी सौतन को घर में आने देती है। हालांकि ये सदमा कोमल बर्दाश्त नहीं कर पाती और पूरी तरह से टूट जाती है, पर उसने भी संकल्प ले रखा था कि वो अपनी सास का दिल जीत कर रहेगी। इसलिए वो अपने ही घर में अपनी सौतन को बर्दाश्त करती है। माँ जी, आप नहीं जानते कि आज मुझे इस घर में कितना अच्छा लग रहा है। आखिर आपने मेरी शादी राज से करवा ही दी। बस अब जल्दी से राज इस लड़की को घर से धक्के मारकर निकाल दे ताकि इस घर में हम आराम से तीनों रह सके। अरे सुमन बेटा, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर।
जैसे मेरी जिद करने पर मेरे बेटे ने तुझसे शादी कर ली, ठीक उसी तरह से मेरी खुशियों के लिए वो इस कलमुही को एक दिन इस घर से उठा के बाहर फेंक देगा और उसे समझ में आ जाएगा कि उसके लिए सही लड़की तू है, ना कि ये कल की आई ये लड़की। माँ जी, इस घर के लिए, राज के लिए और आपके लिए कौन सही कौन गलत ये तो वक्त ही बताएगा, क्यों है ना सुमन? कोमल के बात सुनकर सुमन चिढ़ जाती है, जिसके बाद सपना और सुमन वहां से उठकर चले जाते हैं। बेचारी कोमल जब से सुमन के घर में आई है तब से वे दोनों उसे नौकर की तरह ट्रीट करते हैं और ये सब कुछ राज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ऐसे ही एक दिन सुमन, कोमल तुम्हारी नौकरानी नहीं है जो हर समय वो तुम्हारा काम करती रहे। मैंने तुमसे सिर्फ माँ की जिद और कोमल के कहने पर शादी की है, क्योंकि कोमल ने मुझसे कहा था कि नए साल पर मैं माँ को तोहफा दूं, उनकी जिंदगी पूरी करके। पर बेचारी कोमल ये नहीं जानती थी कि मेरी माँ की जिद क्या है। इसलिए आप दोनों अपनी हद में रहना। अगर मैं अपनी कोमल के लिए नए साल पर उसकी नई सौतन ला सकता हूँ, तो सोच लीजिए आने वाले समय में मैं अपनी कोमल के लिए आप दोनों के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। राज, तू हमें इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए धमकी दे रहा है? माँ खबरदार, अगर आपने मेरी कोमल के बारे में इस तरह की गिरी हुई बातें की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हैं। इस तरह से राज और सपना के बीच की लड़ाई इतनी ज्यादा छिड़ जाती है कि सपना अपने बेटे की बातों से बहुत आघात होती है और वो रोती हुई वहाँ से जाने लगती है। पर अचानक से सपना को चक्कर आते हैं और वो सीढ़ी से फिसलकर नीचे गिर जाती है, जिस वजह से सपना को काफी चोट भी लगती है और डॉक्टर सपना को बेड रेस्ट के लिए कह देते हैं। साथ ही कोमल और सुमन से कहते हैं कि वो उसका पूरा ख्याल रखे। माँ जी देखिए, ये सब कुछ उस चुड़ैल की वजह से हुआ है। आज उसकी वजह से आप बिस्तर पर है, आप अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। पर कोई बात नहीं, मैं आपका ख्याल रखूंगी। सुमन सपना की नजरों में अच्छी बनने के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, पर वो 2 दिन भी सपना का ख्याल नहीं रख पाती और उसकी सेवा ना करने का बहाना ढूंढती है और अपने मायके चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर कोमल बिना अपना ख्याल रखे अपनी सास की दिन रात सेवा करती और जब सपना ठीक होती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो कोमल से कहती है, बहू, तूने बिल्कुल सही कहा था। वक्त ने मुझे बता दिया कि मेरे राज के लिए और इस घर के लिए सही कौन है। राज बेटा ने मेरी जिद करने पे सुमन से शादी तो कर ली थी, लेकिन अब मैं खुद कहती हूँ कि राज, तो इस लड़की को छोड़ दे और मुझे मेरी कोमल बहू बहुत पसंद है। यही मेरे घर की बहू रहेगी हमेशा के लिए। अब क्या था, सपना को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए राज सुमन को तलाक दे देता है और एक बार फिर से राज अपनी माँ और बीवी के साथ अपने छोटे से घर में खुशहाल जिंदगी जीने लगता है। शांति देवी के 3 बेटे थे। अब जिसके 3 बेटे और बहू हो, वो सास कितनी खुश होगी, सोचकर ही बहुत अच्छा लगता है। पर यहाँ बेचारी शांति के साथ थोड़ा उल्टा था, क्योंकि शांति की तीनों बहू अनुष्का, नेहा और रूबी की सरकारी नौकरी थी और शांति के तीनों बेटों का अपना खुद का बिजनेस था। क्योंकि शांति की तीनों बहू की सरकारी नौकरी थी, इस बात का उसकी तीनों ही बहू को काफी घमंड था। ऐसे ही एक दिन, नेहा, मैं एक टीचर हूँ और तुम एक पुलिस वाली, और तुम ये मत भूलो कि आज जो तुम पुलिस की वर्दी में मुझ पर ढोस जमा रही हो ना, ये ना तुम एक गुरु की वजह से बनी हो, इसलिए तुम्हारा कोई हक नहीं बनता अपने गुरु का अपमान करने का। अगर गुरु चोर बन जाए तो हम पुलिस वालों का काम होता है उनकी अच्छे से खातिरदारी करने का, और अगर आप इसी तरह से मेरे फट्टे में टांग अड़ाती रही तो एक दिन मैं आपकी अच्छे से खबर लूंगी। नेहा दीदी, आप तो बोलो ही मत, क्योंकि आप जो कानून झाड़ रही हो ना, शायद आप भूल रही हो कि मुझे भी कानून खेलना आता है। क्योंकि आप जैसे पुलिस वाले जैसे 420 करते हैं ना, वैसे ही हम वकील उनको उनकी सही जगह दिखाते हैं। तो आप जो अनुष्का दीदी को चोर बोल रही हैं ना, तो आप खुद क्या हो, रिश्वतखोर कहीं की। क्या तूने मुझे रिश्वतखोर और 420 बोला? अब देख, मैं तुम दोनों को जेल में डालती हूँ। जब एक रात तुम दोनों देवरानी जेठानी जेल में रहोगे ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। इस तरह से हमेशा की तरह शांति देवी के घर में अशांति का माहौल बन जाता है। शांति अपनी तीनों ही बहू से काफी परेशान हो चुकी थी। हर रोज अपने काम पर जाने से पहले उसकी तीनों ही बहू कुछ इसी तरह से लड़ा करती और घर में तोड़फोड़ करके अपने अपने काम पर चली जाया करती। पर आज शांति देवी को घर का ये युद्ध बर्दाश्त नहीं होता
और आखिर वो अपनी चुप्पी तोड़ ही देती है। ये शांति भवन है। जब से तुम तीनों इस भवन में आई हो ना, तुम तीनों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। अरे आज शांति ही फैला रखी है यहाँ पर। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। तुम तीनों का रोज रोज का ये नाटक मेरे सर पे चढ़ के नाचने लगा है। अगर फिर से तुम तीनों ने लड़ाई करी तो मैं तुम तीनों को घर से धक्का मार के निकाल दूंगी। उसके बाद अपनी सरकारी नौकरी के साथ यहाँ वहाँ रोड पर घूमते रहना। माँ जी, टेढ़ों को सीधा करना बहुत जरूरी होता है। मेरी दोनों ही जेठानियां बहुत टेढ़ी हैं। एक गुरु है लेकिन उनके पास खुद का कोई ज्ञान ही नहीं है। दूसरी खाकी वर्दी वाली है पर उन्होंने अपनी वर्दी का कोई लिहाज ही नहीं किया। सबसे छोटी हो तो सबसे छोटी बन के रहो। वकील हो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलती चली जाओगी। तुम वकील अपने पैसों के चक्कर में निर्दोषों को भी कई बार सजा दिलवा देते हो। तुम वकील की तरह हम टीचर्स नहीं होते। हम टीचर्स हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, ना कि तुम्हारी तरह। शायद आप दोनों भूल रही हो कि अगर आप दोनों की सरकारी नौकरी है तो मेरी भी सरकारी नौकरी है। मैं भी देश के लिए काम कर रही हूँ, इसलिए मैं आप दोनों की फालतू बकवास नहीं सुनने वाली। इस तरह से शांति देवी की तीनों बहुएं आपस में लड़कर अपने अपने काम पर चली जाती है। अब ये रोज का काम हो चुका था। जैसे ही तीनों देवरानी जेठानी घर में आती है, वो तीनों ही आपस में लड़ना शुरू कर देती है। अपनी बहुओं की रोजाना की लड़ाई से अब शांति देवी काफी परेशान हो चुकी थी और एक दिन जब उसकी तीनों बहू काम पर चली जाती है तो शांति देवी अपनी तीनों बेटों को बुलाती है और उनसे कहती है, बेटा, समय के साथ साथ इन तीनों की लड़ाइयाँ बढ़ती ही जा रही हैं। कहने के तो ये पढ़ी लिखी हैं, सरकारी नौकरी वाली हैं, पर इन तीनों के अंदर इतनी समझ नहीं है कि ससुराल में कैसे रहते हैं, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। इन तीनों के अंदर सरकारी नौकरी का काफी ज्यादा घमंड है। अब इन तीनों का घमंड तोड़ना ही होगा, क्योंकि अगर हमने इनका घमंड नहीं तोड़ा ना तो ये हमारा घर तोड़ देंगी। पर माँ, हम खुद इन तीनों की लड़ाई से परेशान हैं। हम तीनों भाई को समझ नहीं आता कि इन तीनों की लड़ाई कैसे खत्म करें, और इसलिए हमने अब घर आना भी कम कर दिया है। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ। अब आप ही बताओ कि हम तीनों आखिर ऐसा क्या करें जिससे इन तीनों की लड़ाई खत्म हो जाए और ये तीनों जो सरकारी नौकरी का घमंड दिखाती हैं वो भी खत्म हो जाए। तुम तीनों इतना करो जितना मैं बोलूं। बहुत कर लिया इन तीनों ने मेरे घर में तांडव। अब जैसा मैं कहती हूँ मेरी हाँ में हाँ मिलाना तुम तीनों। पर माँ, आप ऐसा क्या बोलोगी उन तीनों से? वो सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दे। इस तरह से शांति के कहने पर उसके तीनों बेटे अपनी माँ की तरफ हो जाते हैं और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। और एक दिन जब हमेशा की तरह शांति देवी की तीनों बहुएं काम पर से घर आकर रात में रसोई घर में काम कर रही होती है तो शांति देवी रसोई घर में जाती है। बहू, तुम तीनों फिर से लड़ाई करने लगी। याद है कि मैंने तुम तीनों से क्या कहा था कि अगर तुम तीनों ने फिर से इस घर में लड़ाई की तो मैं तुम तीनों को इस घर से निकाल दूंगी। तो एक काम करो, तुम तीनों अपना अपना सामान बांधो और निकलो मेरे घर से। माँ जी, ऐसे कैसे हम निकल जाए? ये घर हमारा भी है और वैसे भी लड़की का ससुराल ही उसका असली घर होता है। माँ जी, आप हमारे बिना इजाजत के हमें घर से बाहर नहीं निकाल सकती। अगर आपने हमारे साथ जबरदस्ती करी तो मैं आपको थाने में बंद कर दूंगी। और मैं आप पे केस कर दूंगी। फिर देखती हूँ। बहू, ये घर तुम्हारा कैसे हो गया? मेरे बेटे मेरे साथ हैं। तुम तीनों को अपनी सरकारी नौकरी का बहुत ज्यादा घमंड है, इसीलिए तुम तीनों अपने अपने मायके जाओ और यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा घर टूटे और तुम तीनों आए दिन मेरा घर तोड़ने की कोशिश करती रहती हो। माँ जी, ये आपकी गलत फहमी है। हमारे पति हमारे साथ हैं। आखिर हम उनकी पत्नियां हैं और एक पति अपनी बीवी को भला खुद से दूर कैसे कर सकता है? तुम तीनों मेरे बेटों की पत्नियां हो, लेकिन माँ नहीं। मैंने अपने बेटों को 9 महीने अपनी कोख में रखा है, इसलिए उनका कर्तव्य बनता है कि वो मेरी बात माने। और मेरे बेटे ना बहुत ज्यादा संस्कारी हैं, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। अगर मैं उन्हें कह दूं कि मेरे बेटे तुम्हें तलाक दे दें तो वो अभी हंसते हंसते तुम्हें तलाक दे देंगे। मैं नहीं मानती। मैं अभी बुलाती हूँ आपके तीनों बेटों को। इस तरह से नेहा शांति देवी के तीनों बेटों को बुलाती है और उन तीनों से कहती है, माँ जी, आ गए आपके तीनों बेटे। अब जो बात आपने हम तीनों से अकेले में कही वो बात अपने बेटों के सामने तो कहिए जरा। मेरे बच्चों, मैं इस घर में शांति चाहती हूँ और इस घर में शांति तब आएगी जब तुम तीनों की बीवियां अपने अपने मायके चली जाएंगी। अब तुम खुद बताओ कि तुम क्या चाहते हो? अपनी अपनी बीवियों को मायके छोड़कर आओगे या अपनी माँ को वृद्धाश्रम? माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप हमारी माँ हैं। हमारी बीवियां हमें अब मिली हैं, वो भी आपकी वजह से। आपने हमें दुनिया दिखाई है माँ। हम अपनी बीवी को छोड़ सकते हैं पर आपको नहीं, इसलिए हम सभी अपनी बीवियों को उनके मायके छोड़कर आएंगे और ये तीनों तब तक अपने मायके में रहेंगी जब तक आप हमें इन्हें वापस लाने के लिए नहीं बोल देती माँ।
आप तीनों ये क्या कह रहे हैं? हम तीनों आपकी पत्नियां हैं। हाँ, तुम तीनों हमारी पत्नियां हो, पर माँ से बढ़कर नहीं हो। और वैसे भी तुम तीनों की लड़ाई की वजह से माँ के साथ साथ हम तीनों भी परेशान हो चुके हैं। इसलिए हम अपनी माँ के साथ हैं और हमेशा माँ के ही साथ रहेंगे। अब क्या था, तीनों ही बहुओं को अपनी इज्जत प्यारी थी। वो तीनों नहीं चाहती थी कि उन तीनों की किए की सजा उनके माँ बाप भुगते। इसलिए तीनों बहू सुधर जाती हैं और निर्णय लेती हैं कि वो तीनों अब कभी नहीं लड़ेंगी। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। हम तीनों समझ चुके हैं कि हम कितनी सरकारी नौकरी क्यों ना कर ले, जब तक हम अपने परिवार वालों की इज्जत नहीं करेंगे तब तक हमारे इस ज्ञान और नौकरी की कोई अहमियत नहीं रहेगी। इस तरह से शांति देवी की तीनों बहू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो तीनों आपस में लड़ना बंद कर देती हैं और उन तीनों का सरकारी नौकरी का घमंड भी चकनाचूर हो जाता है। इस तरह से शांति देवी अपने घर में एक बार फिर से शांति बरकरार कर लेती है। किशनगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान हरिया अपनी बीवी उषा और एक बेटी निम्मी के साथ रहा करता था। वो लोग बहुत गरीब थे। एक दिन हरिया काम पर से घर आता है, जहां वो देखता है उसकी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अरे उषा, क्या हुआ? और आज तुम इतनी खांसी क्यों कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं जी, काफी दिनों से खांसी हो रही है, पर ये खांसी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आज तो ये खांसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मैं घर का काम भी नहीं कर पाई, आपके लिए खाना भी नहीं बना पाई। निम्मी भी स्कूल गई है। समझ नहीं आ रहा कि ये खांसी आखिर कब तक ठीक होगी। उषा, तुम चिंता मत करो, हम अभी डॉक्टर के पास चलेंगे और तुम्हारा इलाज करवाएंगे। मुझे पूरा यकीन है तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। कुछ देर बाद निम्मी भी स्कूल से घर आ जाती है। निम्मी के आने के बाद हरिया निम्मी से बोलता है, निम्मी बेटा, तुम घर का ख्याल रखना। मैं तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ और बेटा घर में खाना नहीं बना है, इसलिए मैं आते हुए तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी ले लूंगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है पापा, मैं घर का ख्याल रख लूंगी। बस आप जल्दी से मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाओ और जल्दी घर आना, मैं अपना ख्याल रखूंगी। अब हरिया उषा को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर उषा का कुछ टेस्ट करते हैं और हरिया से बोलते हैं, लगता है आपकी वाइफ चूल्हे पर खाना बनाती है, इस वजह से इनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी बीवी को चूल्हे पर अभी कुछ दिनों के लिए खाना मत बनने दीजिए। जब इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो ये फिर से पहले की तरह चूल्हे पर खाना बना सकती है। ठीक है डॉक्टर, पर डॉक्टर चिंता की तो कोनो बात नहीं है ना, मेरी बीवी ठीक तो हो जाएगी। तुम चिंता मत करो हरिया, तुम्हारी बीवी जल्दी ठीक हो जाएगी। बस तुम समय समय पर ये दवाई उसे देते रहना। ठीक है डॉक्टर। अब हरिया उषा की दवाई लेकर घर जाता है और उषा से बोलता है, सुना ना तुमने उषा, चूल्हे से निकलने वाले धुएं की वजह से तुम्हारे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है। देखो उषा, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा बड़े हॉस्पिटल में दवाई नहीं करा सकता। इसलिए मेरी बात मान जाओ और कुछ दिन तक चूल्हे को हाथ मत लगाना, वरना तुम्हारी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर मैं चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी तो हम सब क्या खाएंगे? और निम्मी भी अभी बहुत छोटी है, उसे भी खाना बनाना नहीं आता। उषा और हरिया बात कर ही रहे होते हैं कि तभी निम्मी खेलते खेलते चूल्हे के ऊपर गिर जाती है और वो चूल्हा टूट जाता है। जिसके बाद हरिया अपनी बीवी से बोलता है, देखो उषा, भगवान जी भी नहीं चाहते कि तुम अब और मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाओ, वो भी चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर सुबह से निम्मी ने और आपने और मैंने कुछ नहीं खाया और अब तो चूल्हा भी टूट गया। अब हम क्या करेंगे? किस पर खाना बनाएंगे? तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी कुछ पैसे रखे हैं। मैं मार्केट से तुम्हारी दवाई लेने जा रहा हूँ, आते हुए गैस भी ले लूंगा। अब से हम गैस पर ही खाना बनाएंगे। इतना बोलकर हरिया दवाई लेने निकल जाता है, परंतु उषा की दवाई काफी महंगी होती है, जिस वजह से उसके सारे बचे हुए पैसे खत्म हो जाते हैं और वो गैस नहीं ले पाता। जिसके बाद हरिया घर आते हुए सोचता है, अब मैं क्या करूं?
सारे पैसे तो उसकी दवाई में खर्च हो गए। अब तो घर में चूल्हा भी नहीं है। अब घर में खाना कैसे बनेगा? निम्मी भी सुबह से भूखी है। इतना बोलकर हरिया निराश होकर एक पेड़ के पास बैठ जाता है। तभी वो पेड़ के पास मिट्टी का बना चूल्हा देखता है। उस चूल्हे को देखकर हरिया खुद से बोलता है, न जाने किसका चूल्हा है, कब से ही पड़ा हुआ है। मैं काम करता हूँ, इस चूल्हे को घर ले जाता हूँ और कुछ दिन में खुद अपने हाथों से इस चूल्हे पर खाना बना लूंगा। पर अपनी उषा को काम नहीं करने दूंगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। इतना बोलकर हरिया उस चूल्हे को घर ले जाता है और बोलता है, उषा, मुझे माफ करना पर मैं गैस नहीं ला पाया। पर अपने खेत के पास एक पेड़ के नीचे मुझे ये चूल्हा मिला। घर का चूल्हा टूट गया था तो उसको बनाने में समय लगता और निम्मी सुबह से भूखी है, इसलिए मैं ये चूल्हा ले आया। ये आपने बहुत अच्छा किया। हाँ, पर तुम खाना नहीं बनाओगी। कुछ दिन खाना मैं बना लूंगा। पापा, मैं बड़ी हो गई हूँ, आप रहने दीजिए, इस चूल्हे पर मैं खाना बना दूंगी। इतना बोलकर निम्मी चूल्हे को किचन पर रखती है और मन ही मन सोचती है, काश कि मेरे घर में सब कुछ ठीक होता तो मैं पहली बार अपने हाथों से खीर पूरी बनाकर अपने माता पिता को खिलाती। निम्मी के इतना सोचते ही उसकी आंखों के सामने खीर बनकर तैयार हो जाती है। ये देखकर निम्मी हैरान हो जाती है और एक बार फिर से बोलती है, हाँ, काश की खीर के साथ मैं अपने माता पिता को पनीर की सब्जी और कई तरह के अच्छे अच्छे पकवान खिला पाती। निम्मी के इतना बोलते ही एक बार फिर से उसके सामने तरह तरह के पकवान बनकर तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद निम्मी अपने माता पिता को रसोई घर में बुलाती है। रसोई घर में इतने सारे पकवान देखकर हरिया और उषा दोनों हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद निम्मी अपने माता पिता को सारी बात बताती है और बोलती है, माँ, पापा, मुझे लगता है ये एक जादुई चूल्हा है। तुम सही बोल रही हो बेटा। सुनिए जी, मुझे लगता है ये माता रानी का चमत्कार है। वो हमेशा गरीब लोगों की सहायता करती है। सही कहते हैं लोग, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तुम सही बोल रही हो उषा। अब हम इस जादुई चूल्हे की मदद से हम अपना खुद का भोजन का व्यापार शुरू करेंगे और उनसे मिले पैसों से तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाएंगे। इसके बाद हरिया अपनी एक छोटी सी हलवाई की दुकान खोल लेता है और जादुई चूल्हे की मदद से तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बनाकर उन्हें बेचने लगता है और उनसे मिले पैसों से अपनी बीवी का इलाज करवाता है और अपनी बेटी को एक बढ़िया से स्कूल में दाखिला करवा देता है। साथ ही अपने जैसे और भी गरीब लोगों की मदद करता है।